हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएस, सेट एंड अदर लॉ एंड ट्रस्ट टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा, बट एक रिएक्शन जरूर दीजिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी 2023 के कोर्सेज जो हमारे अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। नया बैच जो है हमारा वो 2 जुलाई से स्टार्ट होना है। आप इसमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। 2024 की जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए ये कोर्स है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वहीं जो क्लैट पीजी 2023 का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए अचीवर्स बैच हमारा चल रहा है, दे कैन ऑल्सो इनरोल इन इट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कैसे इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो। इन कोर्सेज में जाकर डेमो देख लो, अच्छा लगता है तो वहीं से रजिस्ट्रेशन करा लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, कोई दिक्कत हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज के हमारे ट्यूटोरियल की बात करें तो 2 आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये फ्रीबीज वाला और एक आर्टिकल जो है वो रिलेटेड टू है इजराइल वाला। ठीक है, इजराइल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, दोनों को देखना। सबसे पहले देखो एक आर्टिकल आया है, कॉम्प्लिकेटेड वॉलेटाइल द डिस्क्रिप्टर्स ऑफ इसराइल पॉलिटिक्स। तो देखो इसराइल के अंदर क्या चल रहा है। पहले तो थोड़ा सा मैं इसराइल के बारे में आपको बता दूं कि इसराइल जो है ना वो अपने जो बॉर्डर के काफ़ी सारे एरियाज हैं उसके साथ काफ़ी सारे डिस्प्यूट में है। जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा जो है, यहाँ पे क्या है ना, पैलेस्टीन वाला इशू है। और ऐसा कहा जाता है कि इसराइल जो है काफ़ी सारा ह्यूमन राइट वायलेशन करता है पैलेस्टीन के ऊपर। पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार से पहले ना भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो लीडर है वो कभी भी इजराइल विजिट करने नहीं गया था। बट ये पहली ऐसी सरकार थी जो इजराइल विजिट पे गई थी, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही प्रॉपर मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं और उन लोगों को बुरा ना लगे इसलिए लोग ऐसा नहीं करते थे। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार में ये चीज़ करी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इजराइल विजिट पे गए थे। उस समय बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं वो वहाँ पे हेड हुआ करते थे। अभी देखो पहले थोड़ा सा ये मसला जान लो कि ये पूरा क्या है, फिर हम आते हैं इस आर्टिकल पे, तभी आपको बैकग्राउंड से समझ में आएंगी चीज़ें। देखो इसराइल के साथ ना पैलेस्टीन का और प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी सारी हैं। सबसे पहले तो देखो जेरूसलम जो है ना, पैलेस्टीन कहता है कि भैया जब हमारा नेशन बनेगा तो जेरूसलम हमारी कैपिटल रहेगी। इसराइल कहता है कि नहीं, जेरूसलम हमारी कैपिटल है। मानना जाए तो देखो इसराइल जो है या फिर जेरूसलम जो है इसमें जूविश, इसराइल के अंदर जूविश लोग रहते हैं तो उनके भी काफ़ी सारे रिलीजियस सेंटिमेंट की चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं। वहीं पैलेस्टीन के भी काफ़ी सारे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जो सेंटिमेंट की चीज़ें हैं वो जेरूसलम में स्थित हैं। जेरूसलम में देखो अभी क्रिटिसिज्म काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी में आ गया था जब यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के समय में अपनी एम्बेसी जेरूसलम में खोल दी थी फॉर इसराइल। तो काइंड ऑफ यूएस ने जो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई जेरूसलम जो है इसराइल की कैपिटल है। जेरूसलम जो है ना देखो बहुत जगहों पे इसको ऑफिशियली जो है ना वो एज ए कैपिटल इसराइल की अभी देखा नहीं जाता है, डिस्प्यूटेड है। पर यूएस ने जब ये कदम उठाया था तब ये एक प्रकार से काफ़ी बड़ी जीत थी इसराइल की। अब यूएस ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इसराइल और यूएस जो है ना वो काफ़ी क्लोज हैं। ये इवन ये कह सकते हैं कि जो नेतान्याहू जी थे ना उनका भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेशन काफ़ी अच्छा था। अब थोड़ा सा पैलेस्टीन वाला इशू जान लेते हैं, फिर आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। देखो क्या था ये पूरा मामला, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये कहाँ से आई है। देखो Jewish and Arabs जो है ना, the conflict has been ongoing for more than 100 years between Jewish and Arabs over a piece of land between Jordan River and the Mediterranean Sea। अब देखो क्या हुआ, 1882 से लेकर 1948 के बीच में जो है ना जूइश अराउंड द वर्ल्ड जो है वो गैदर्ड हुए पैलेस्टीन के पास और वहाँ इन्होंने कहा कि हम एक नई कंट्री बनाएंगे। इस मूवमेंट को जो है ना अलिहास के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखो ये भी था कि जो जूइश लोग थे ना इनको काफ़ी ज़्यादा नरसंहार किया जा रहा था। एक इंसिडेंट है, आपने हॉलोकॉस्ट का नाम सुना होगा। इसमें काफ़ी सारे जूइश लोगों को जर्मनी के अंदर हिटलर के द्वारा जो है वो मार दिया गया था। और वहाँ से आप कह सकते हो काफ़ी सारी जो जूइश जनता है फिर वो स्प्रेड हुई और पैलेस्टीन के पास आके उन्होंने अपनी कंट्री बनाई। तो वहाँ से ये चीज़ जो है पनपती है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं तो 1917 में जब ऑटोमन एम्पायर फॉल हुआ तो वर्ल्ड वॉर के बाद इन यूके गॉट कंट्रोल ओवर पैलेस्टीन एंड द लैंड वाज इनहिबिटेड बाय अ जूइश माइनॉरिटी एंड अरब मेजॉरिटी। पहले देखो यहाँ पे ना मुस्लिम्स ज़्यादा रहते थे, पैलेस्टीन्स के लोग ज़्यादा रहते थे और जूइश लोग कम रहते थे। लेकिन जब जूइश लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए उन्होंने अपनी कंट्री बनाई तो वो मेजॉरिटी में चले गए। पैलेस्टीन्स जो है या फिर इनको हम अरब्स बोल सकते हैं, दे बिकम इन माइनॉरिटी।
जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था उसमें ब्रिटेन गेन कंट्रोल विद द एम ऑफ स्टेबलाइजिंग अ होम फॉर द जूइश इन पैलेस्टीन। हाउएवर ड्यूरिंग दैट पीरियड द अरब्स वर इन मेजॉरिटी इन पैलेस्टीन। उस समय जो मैंने आपको बताया वही चीजें लिखी हुई हैं। फिर ये मामला जो है इस तरीके से आगे चलता रहा। ये मैंने देखो हॉलोकॉस्ट जो आपको शॉर्ट में बताया है उसी के बारे में लिखा हुआ है। हॉलोकॉस्ट ऑल्सो नोन एज पोग्रोम वॉज अ केयरफुल अटेम्प्ट बाय द नाजी गवर्नमेंट अंडर हिटलर टू एक्सटर्मिनेट द जूइश। द रीजन फॉर डूइंग सो इंक्लूड रेशियल हेट्रेड, पोलराइजेशन अगेंस्ट द जूइश कम्युनिटी अमॉन्ग अदर रीजंस। देखो ऐसा कहा जाता था कि जो जर्मन्स थे या फिर जो हिटलर थे और ये लोग जो है वो जूइश कम्युनिटी को सोचते थे कि थोड़े से ही हमसे लोअर हैं, वही सब जो थोड़ा सा रेसिज्म और ये होता है, इस चक्कर में इनका जो है नरसंहार किया जा रहा था। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। और ये हॉलोकॉस्ट का जो ये इवेंट है ना, इट प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल इन क्रिएशन ऑफ इजराइल एंड दिस इज एस्टेब्लिश फैक्ट। और उसके बाद जो है इसराइल की स्थापना भी हुई थी, सभी लोग वहां पहुंच गए थे। फिर ये देखिए पूरा मामला चला जा रहा है कि जेरूसलेम जो है किसकी कैपिटल होगी, पैलेस्टीन अपना अलग इंडिपेंडेंट चाहता है लेकिन इसराइल के ही कंट्रोल में है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे न्यूज क्या है, देखो अभी न्यूज ये है कि यार इसराइल की जो है ना पॉलिटिक्स, अभी यहाँ पे न्यूज क्या है ना, देखो इसराइल में पॉलिटिक्स बड़ी गड़बड़ चल रही है। 2019 से लेके अभी तक ना 3-4 नेता बदल चुके हैं। हुआ क्या कि देखो पहले तो बेन्नेट जो है आपको अभी जो है फिलहाल यहाँ के हेड होते थे नेफ्तली बेन्नेट, पर भैया अब इनकी भी सरकार जो है ना वो गिरने वाली है। बेंजामिन नेतान्याहू जी इससे पहले थे और ये सब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। और इस बार भी ऐसा बोला जा रहा है कि बेंजामिन नेतान्याहू जी की जो है ना काफी बड़ा रोल है बेन्नेट की सरकार गिराने में। देखो एक चीज जो है ना वो ये है कि जो बेन्नेट जी की सरकार है इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैलेस्टीन्स की काफी सारे लोगों को काम के लिए अलाउ किया था इसराइल के अंदर, और इसकी वजह से काफी सारे टेररिस्ट अटैक बढ़ने लग गए थे इसराइल में। और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से अभी इनकी सरकार गिर रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफी गुस्से में हैं कि यार आपके समय में क्यों आप उनको वो दे रहे हैं, वीजा दे रहे हैं या जो भी आप काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आके काम कर सकें, या आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, इंडिया जैसे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ भारत में आके काम करने के लिए वीजा देने लग जाए, मतलब वीजा में टर्म बोल रहा हूँ, वहाँ वीजा नहीं दिया, लाइसेंस टाइप का कुछ सिस्टम है जिसमें उनको लाते हैं, उनसे काम करना अलाउ करते हैं। तो भाई पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट भी इंडिया में आ सकते हैं ना। तो ये एक मसला है और ये इन्होंने किया, इसको वजह से काफी इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। बेन्नेट जी के अगेंस्ट में सबसे बड़ी जो आवाज उठाई है वो इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतान्याहू जी, उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा है कि इनका ये जो फैसला है इसकी वजह से काफी सारे जो है टेररिस्ट शक्तियां जो हैं वो इसराइल में आ रही हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म काफी बढ़ रहा है। फिलहाल तो देखिए जो यायर लैपिड करके वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अक्टूबर से नवंबर 2022 के बीच में इलेक्शन होना है। देखते हैं क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, जो भी होगा हम आगे आपको जब भी होगा तब बताएंगे। अगला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है स्टेट फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोफिलग्लेसी। देखो क्या है फ्रीबीज का बेसिकली मतलब क्या है, अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था दिल्ली के अंदर कि हर महिला के घर में 1000 रुपए देंगे अगर हम इलेक्शन जीतते हैं। इन्होंने यही वादा पंजाब में किया कि भैया अगर आपके यहाँ पे 3 वुमेन है तो हम 3000 रुपए देंगे। कुछ इस तरीके का वादा था इनका। और काफी सारे फ्रीबीज तो देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देना या कुछ भी इस तरीके की चीजें दे देना। तो राइटर जो है ना वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यार ये जो पैसा है ये किसका खर्च हो रहा है, ये जनता का खर्च हो रहा है। आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है उसका खर्च हो रहा है, हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है उसका खर्च हो रहा है। इतना ज्यादा अननेसेसरी फ्रीबीज दे देना, और अगर आप इस पैसे को कहीं प्रोडक्टिव कामों में यूज करते तो ज्यादा बेटर रहता। अब आप बोलोगे कि नहीं सर वो भी तो काम की चीज है, लेकिन एक बात बताओ, किसी को 1000 रुपए दे देना क्या इससे उस इंसान का पूरा जीवन बदल जाएगा? नहीं। इससे बेटर है कि आप उस पैसे को एजुकेशन में लगाओ, आप उस पैसे को और जगहों पे लगाओ, आप उस पैसे से जो और अच्छी इन्वेस्टमेंट है वहां पे आप करो, जिससे कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो, इकोसिस्टम आगे बढ़े। तो ये कुछ बात है। देखो फ्रीबीज जो स्कीम है ना ये लुभाने के लिए बहुत अच्छी होती है, पर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं। जैसे कि पंजाब के भी आप सरकार का अगर बजट देख लो तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेथ में है। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा उधार अलग अलग बैंकों से, जैसे कि जो फॉरेन बैंक्स होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, कहीं से भी इन्होंने पैसे उठा रखे हैं, वो पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया है। और ये भैया ऊपर से और फ्रीबीज दे रहे हो, तो फिर ये पैसा चुकाओगे कैसे? फिर ये श्रीलंका वाले वे में जा रहे हो, आपकी श्रीलंका की तरह भैया यही हो रहा है, डेट लिए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहे हैं, पर कुछ इनकमिंग का सोर्स नहीं है। तो ये चीज है भैया। अभी देखो कल से जो है ना फ्लाइट के टिकट भी बढ़ गए, तो आप यहाँ से टैक्स लिए जा रहे हो, फिर यहाँ पे ऐसे बेमतलब के तरीके से दिए जा रहे हो। तो ये जो है चीजें जो इस आर्टिकल के थ्रू राइटर जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट गिव्स ब्रीथर टू सेना रेबल्स। देखो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो है 15 MLAs के अगेंस्ट में एक्शन लेने की कोशिश करी जा रही है महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा। जो स्पीकर होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, उन्हीं को बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बायस हो जाते हैं। तो देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब बीजेपी के द्वारा किसी जगहों पे इस तरह की चीज़ें करी जाती थी स्पीकर्स के थ्रू या फिर असेंबली के थ्रू, तब यही पार्टी जैसे कि कांग्रेस हो गई, ये हो गई, इतना उल्टा सीधा बोलते थे। अब जब इनके ऊपर ये बात आई है तो ये इनके भी अब स्पीकर उसी तरीके की चीज़ें करने में लगे हुए थे। पर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करिए, और ये 2 दिन के अंदर नहीं होगा, 48 आवर्स में कैसे रिप्लाई करेंगे, आपको एटलीस्ट जो है उनको 6 से 7 दिन का समय देना होगा, जो कि हमारा लॉज जो है प्रिस्क्राइब करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, हमने वैसे पढ़ा हुआ है बट रिवाइज कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना पनिश करता है इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो एमपीज हो चाहे एमएलएज हो, अपनी पार्टी छोड़ने के ऊपर। 10th शेड्यूल ऑफ 1985 के थ्रू इसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जरूरत क्यों पड़ी थी, एक बहुत ही हास्यप्रद किस्सा था। आया राम गया राम, एक बंदे थे, ये हरियाणा के एमएलए थे, इन्होंने एक दिन में 3 पार्टीज ज्वाइन करी थी और इसी के बाद ये कहावत बन गई कि आया राम गया राम। और फिर और भी बहुत सारे लोग उस समय ये चीज़ें करते थे और इसी वजह से इसको लाने की ज़रूरत पड़ गई। इसमें लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 बंदे जो हैं वो जाके किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी एमएलए पे नहीं लगेगा। यहाँ पे जो अभी शिवसेना की हालत है ना वो यही है कि मोर देन हाफ, अब तो 30-39 ऐसे कुछ बंदे हैं जो शिवसेना को छोड़ के बीजेपी की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, और अगर वो करेंगे तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के कायदे मतलब प्रावधान से भी बाहर है, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा ही है। तो अभी तो शिवसेना की जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना वो माइनॉरिटी में चल रही है। तो 10 शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट एक 1958 के थ्रू आया था। मल्टीपल स्टेट गवर्न बाय पार्टी होपिंग एमएलएज आफ्टर द जनरल इलेक्शन 1967, ये प्रॉब्लम देखी गई थी और इसीलिए इसको लाने की जरूरत समझी गई थी। 2/3 वाला मैंने आपको बता ही दिया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ना एक चीज करी गई थी। देखो 1985 का जो एक्ट था ना वो 1/3 को भी अलाउ करता था। अ डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसीडर्ड एज अ मर्जर। बट 91st, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो आया था ना उसमें इसको चेंज करके 1/3 से 2/3 किया था। तो कब किया था ध्यान रखना, 1985 का जो एक्ट था उसमें 1/3 था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको 2/3 कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो हमने कल भी पढ़ा। मीर्स को एक ट्रायल केम अहेड ऑफ यूएस पाक मीट। इनको साजिद मीर को जो है जेल दे दी गई है 15 साल की। ये भारत के अटैक के ऊपर जो 26/11 का हुआ था उसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। इनको जेल जो दी है ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये क्यों किया है पाकिस्तान ने आज, क्योंकि भैया पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स के कगार पे है। यूएस से भी मीट होने वाली है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में डलने की बात भी थी। फिलहाल अभी ये है कि अगर ये सब कदम करेंगे तो एफएटीएफ जो है वो ग्रे लिस्ट से इनको हटा देगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री होती है तो उसका नुकसान क्या होता है। देखो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वो कंट्री होती हैं जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस कंट्री को किसी ने पैसा दिया तो ये टेररिज्म को प्रमोट करने में लगा सकती है, इसलिए इन कंट्रीज को पैसा मत दो। तो जो बाहरी बैंक होते हैं वर्ल्ड के या जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वो ऐसे कंट्रीज को पैसा नहीं देते हैं। तो इसीलिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान जो है बाहर आना चाहता है और इसीलिए इस तरीके के कदम को उठा रहा है। पीएम इनवाइट्स G7 नेशन टू इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी। ठीक है। कर्नाटका टू मेक 8 चेंजेस इन टेक्स्ट बुक। कल हमने पूरा एडिटोरियल देखा था, वही एक न्यूज भी आई हुई है अभी। इंडियाज गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2030। यहाँ पे देखो गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग वर्कफोर्स क्या होता है, ये समझ लो। देखो ये ऐसी काम होती है जो परमानेंट नहीं होते, जैसे कि जोमेटो, ओला, उबर। आपने मोबाइल ऑन किया, काम मिला, आपने काम किया, मोबाइल ऑफ कर दिया, आपका काम खत्म। तो ये गिग इकोनॉमी का पार्ट होता है जो हमारे जोमेटो के वॉलेट हैं या ओला के ड्राइवर्स हैं, ये लोग कर रहे हैं। और इन काम में कोई कंसिस्टेंसी की भी गारंटी नहीं है। आज काम मिल रहा है, कल लोगों ने खाना ऑर्डर करना बंद कर दिया, नहीं मिल रहा है। लोग कैब से चलना बंद कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये इकोनॉमी का पार्ट होता है और उसी की बात करी जा रही है कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑल्ट न्यूज को फाउंडर हेल्ड फॉर 4 years ओल्ड ट्विटर पोस्ट। तो 4 साल पहले कोई ट्विटर पोस्ट किया गया था, तो उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है उस 4 साल पहले के ट्विटर पोस्ट के ऊपर। तलाक ए हसन
हाईकोर्ट सीक्स पुलिस हस्बैंड्स रिप्लाई। एक महिला हैं जो कि एक पुलिस दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल हैं शायद, या फिर कोई ऑफिसर होंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है, पढ़ लेना न्यूज़ पता पड़ जाएगा। उनकी वाइफ है, उन्होंने कंप्लेंट डाली है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करी है कि तलाक हसन के थ्रू तलाक जो है ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दीजिए, ये गलत है, वॉइड होना चाहिए। तलाक हसन क्या प्रोसेस होती है मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जो है मुस्लिम मैन वुमेन को तलाक दे सकता है बाय प्रोनाउंसिंग तलाक, बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे पहले ट्रिपल तलाक क्या था, तलाक 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 कह के तलाक दे दो, वो नहीं है। आपको 3 सेपरेट इंटरवल्स में तलाक 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 बोलना है। ये 3 सेपरेट इंटरवल्स जो है एक एक मंथ के गैप में हो सकते हैं, या 3 जो एक एक मंथ का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वुमेन का, उसके गैप पे हो सकता है। तो ये तलाक हसन है। ऐसे ये खुला होता है जिसमें महिला जो है पुरुष को तलाक दे सकती हैं। तो ये काफी सारे जो हैं, ये अभी पर्सनल लॉ जो है ये क्वेश्चन में है। देखते हैं इस पे क्या जो है कोर्ट वर्डिक्ट देती है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $250 मिलियन लोन टू बूस्ट इंडियाज रोड सेफ्टी। तो वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने $250 बिलियन जो है भारत को देने की बात करी है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। G7 वोव सपोर्ट फॉर काइव एज लॉन्ग एज इट टेक्स। रशिया ने देखो अभी G7 की मीट के दौरान ही काइव पे अटैक किया था, और जेलेंस्की जो है वो ये कह रहे हैं G7 लीडर से कि भैया और सैंक्शंस लगाओ, रशिया पे और सैंक्शंस लगाओ। और ये लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि भैया हम भी तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान जो है ना सिर्फ 2 कंट्री का हो रहा है, रशिया एंड यूक्रेन का। यूक्रेन का ज़्यादा हो रहा है। यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए, वॉर को ख़त्म करना चाहिए, रशिया से वार्तालाप करना चाहिए और मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का तो फ़ायदा ही है, उनको तो भाई लड़ाना है, जिससे कि रशिया पे सैंक्शंस लगाते रहें। सबसे ज़्यादा इसमें मास्टरमाइंड जो है वो यूएस है। यूएस इसलिए चाहता है क्योंकि सैंक्शन लगे रहें रशिया के ऊपर, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स करे और पुतिन जो है वो हेड से हट जाए। और रशिया यूएस की तो वैसे भी कभी नहीं बनती थी। नेटो टू रेज द रिस्पॉन्स फोर्स फ्रॉम 40,000 to 3 लाख ट्रूप्स। फिर बताइए रशिया कैसे गलत था। आप जब 40,000 थे तब भी आप सेना भेजते रहते थे, अब यूक्रेन में खड़ा कर देते तो रशिया बगल में, उसको दिक्कत तो होनी ही थी। अब आप 3 लाख ट्रूप्स करोगे तो फिर तो आप डरा रहे हो कि पूरे विश्व को डराने की बात है। देखो नेटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेटो बनी थी यूएसएसआर के अगेंस्ट में, लेकिन 1990s में यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। फिर क्या हुआ था, फिर हुआ ये था कि नेटो जो है वो बहुत सारे कंट्रीज को अपने मिलाने लगा, और इनका प्रिंसिपल बन गया कि अगर हम में से किसी भी कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो इसका मतलब वो हम सबका दुश्मन है। और नेटो इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ने लगा। आज की डेट में नेटो जो है ना गुंडागर्दी पे उतर आया है। कहने का मतलब ये कि भैया आप इतनी सारी कंट्री जिसमें मर्ज हैं, अब कोई उन कंट्री से पंगा नहीं ले सकता। रशिया ने ये पूरा इंसिडेंट क्यों किया, क्योंकि बगल में था आपका यूक्रेन, जस्ट बगल में है। अब आप सोचो पाकिस्तान इंडिया है, पाकिस्तान नेटो का पार्ट बन जाए, नेटो की सेना पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर आगे खड़ी हो जाए, क्या इंडिया को ये गवारा होगा? नहीं होगा। तो रशिया को भी चीज गवारा नहीं था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, जिससे कि यूक्रेन के बॉर्डर पे रशिया के अगेंस्ट में नेटो की फोर्सेस खड़ी रहें, यूएस की फोर्सेस इनडायरेक्टली खड़ी रहें। सिंपल सी बात है। तो भैया रशिया ने अपने देश हित के लिए कदम उठाया था, और ये सारी चीज़ें हैं। नेटो ने भैया कहा है हम अपनी सेना और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेटो टू रेज रिस्पॉन्स फोर्सेज फ्रॉम 40,000 to 3 लाख। G7 वोव सपोर्ट फॉर काइव एज लॉन्ग एज इट टेक्स। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $250 मिलियन। तलाक हसन के बारे में देखा, खुला के बारे में हमने देखा। ऑल्ट न्यूज़ को फाउंडर हेल्ड फॉर 4 years ओल्ड ट्विटर पोस्ट। गी इकोनॉमी के बारे में जाना, ये न्यूज़ देखी। FATF वाला देखा, एंटी डिफेक्शन लॉ देखा, फ्रीबीज के बारे में जाना, देन हमने इजराइल पैलेस्टीन का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जाना, और अभी वहाँ पे क्या चल रहा है ये देखा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय